हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 1 से 15 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं जिनका अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर दिया गया है। वहाँ से आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले जो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को दे दिया हूं। आप लोगों को अगर इस ग्रुप का इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने और कब की थी। तो गुप्त संवत की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम 319-320 ईस्वी। अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की तो इससे एक चीज़ याद रखिएगा, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। तो वो मेगास्थनीज की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। वो 7 वर्ग थे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। मेगास्थनीज से याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मध्यकालीन भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों का कौन सा क्रम सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला ये निकोली कॉन्टी इटली का था जो देवराव प्रथम के शासनकाल में आया था 1406 से लेकर 1422 के बीच। अब्दुल रज्जाक की अगर बात करते हैं तो ये फारस का था, ये देवराज द्वितीय के समय काल में आया था 1422 से 1446 के आसपास। अगर हम बात करते हैं डोमियो पायस की तो ये पुर्तगाली था, ये कृष्ण देवराव के शासनकाल में आया था 1509 से 1529। और ये जो मनुची था ये इटली का था, ये शाहजहां के शासनकाल में आया था 1628 से 1658 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा 16 महाजनपदों में कौन सा एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, तब इसका हो जाएगा असमक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असमक। असमक की अगर बात करते हैं तो ये जो था वो नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र था और इसकी जो राजधानी थी वो पोतन या पोतली थी। अगर हम बात करते हैं छेदी की तो छेदी नहीं, ये चेदी था। तो चेदी की जो राजधानी था वो था शक्तिमती और ये अभी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं पंचाल की तो पंचाल की राजधानी थी अही क्षेत्र और ये बरेली यूपी का आसपास का क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं मत्स्य की तो इसकी राजधानी थी विराटनगर और ये जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मूक नायक अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर से और भी चीज़ें याद रखिएगा जैसे अछूत कौन और कैसे, शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, ये सब इन्हीं का था। अगर हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू की तो मोतीलाल नेहरू से याद रखिएगा इंडिपेंडेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से याद रखिएगा बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग और गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखिएगा नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो ग्रंथ का रचना किया गया था वो था तारीख फिरोज शाही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं आशिका की तब याद रखिएगा अमीर खुसरो। अगर हम बात करते हैं तारीख मुबारक शाही की तो याद रखिएगा अहमद सरहिंदी और ताजुल मासिर की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा हसन निजामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। तो अहमदिया जो था एक धार्मिक आंदोलन था जो कि 19वीं सदी के अंत में भारत में आरंभ हुआ था और इसका जो प्रारंभ है वो मिर्जा गुलाम अहमद की जीवन और शिक्षाओं से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मुंगेर समाचार पत्र की भूमिका बिहार के किस आंदोलन में रही थी। तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से याद रखिएगा गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस जो कार्य समिति था वो 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो 9 अगस्त 1942 को हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज ये आरी जे मामलिक सही सुमेलित है, कारखाना वकील ए दर ये भी सुमेलित है और धार्मिक संस्थान आला सदर ये भी सुमेलित है। देखिए अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था और उसका प्रमुख हुआ करता था आरी जे मामलिक। तो ये जो है वो तीनों का तीनों सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद से याद रखिएगा ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगर हम बात करते हैं 9वें मंडल की, तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और अगर हम बात करते हैं 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का प्राचीनतम स्रोत है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद से एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि देते थे। इस प्रथा को क्या कहा जाता था। तो इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ददनी। तकाबी से एक चीज़ याद रखिएगा, तकाबी वो पैसा होता था जो जमींदार या फिर किसी राजा के द्वारा किसी गरीब खेतिहर मजदूर को दिया जाता था, बीज खरीदने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए, ये सब उसी को हम लोग तकाबी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है। तो सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण। अगर हम बात करते हैं पुराणों की, तो पुराणों की कुल संख्या है 18, लेकिन 5 पुराण जो थे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, इन्हीं में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी के गिरफ्तार कर ले जाने के बाद जो आंदोलन का नेतृत्व था वो अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब्बास तैयब जी को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए ये हुआ क्या था कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो थे वो साबरमती से डांडी के लिए प्रस्थान किए थे और लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी जो ये किए थे नमक सत्याग्रह, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस शासक ने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया था। तो आगरा में चित्रणशाला की स्थापना किया था जहांगीर और किसके नेतृत्व में, आगा राजा के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर से याद रखिएगा इसके दरबार में बहुत प्रमुख चित्रकार रहते थे जैसे कि आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, गोवर्धन, ये सब इसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर जो था वो अपनी आत्मकथा में ये भी लिखा था कि कोई भी चित्र चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, मैं देखते ही उसे तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किस एक्ट के अंतर्गत भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से और भी चीज़ें याद रखिएगा, जैसे इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था, और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो बोरेक्स की अगर बात करते हैं तो यह एक बोरोन का महत्वपूर्ण यौगिक है और यह जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बल आघूर्ण यानी टॉर्क का बीमीय सूत्र क्या है? तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है बल इंटू में दूरी। तो इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है रेडियो एक्टिविटी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जीएम काउंटर यानी गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो देखिए जब किसी तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान तो ऐसे भी आप लोगों को पता है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कभी चेंज नहीं होता है, और भार जो है वो ग्रेविटेशन के कारण चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो असीमित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीव के लिए हानिकारक तथा लाभदायक दोनों है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि लाभदायक और हानिकारक दोनों है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? तो देखिए जब हम लोग पावरोटी या केक का निर्माण करते हैं तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं, और बेकिंग सोडा जो होता है वो टार्टेरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है जाइलम जो है वो पादप उत्तक का एक भाग है, निम्न में से कौन सा जाइलम से संबंधित नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन का संवहन। क्योंकि जो भोजन का संवहन है वो जाइलम के द्वारा नहीं बल्कि फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर हम बात करते हैं जाइलम की तो जाइलम से याद रखिएगा यह जल खनिज के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है और यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी देता है। जाइलम से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसे जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो समस्थानिक कौन होता है? जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित अस्थायी गैसों की विद्यमानता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फिर उस ऑक्सीजन के बाद आर्गन, और आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन और फिर हीलियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और उसके बाद हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्न में से कौन ऑक्सीकरक एवं अपकारक दोनों होते हैं? मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का कार्य करते हैं। तो ये करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 हो गया, H2S हो गया, HNO2 हो गया, ये सब जो है वो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो देखिए गोताखोर जो होता है वो गोता लगाते समय पानी के गहराई में चला जाता है, जहाँ क्या होता है कि पानी का जो उच्च दाब होता है इसके कारण जो गोताखोर का जो कान का पर्दा है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च जल दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 सुमेलित करने के लिए कह रहा है, अगर हम बात करते हैं एक साइड दिया हुआ है फास्फोरस, तो फास्फोरस किसके साथ सुमेलित होगा। फास्फोरस करता क्या है, ये दांत एवं हड्डियां दुर्लभ शरीर की वृद्धि एवं कार्मिक अवरुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ये ए जो मैच करेगा वो 3 के साथ मैच करेगा। अगर हम बात करते हैं गंधक की, तो गंधक मैच करेगा प्रोटीन अपचाय की गड़बड़ियाँ के साथ। पोटेशियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोटेशियम जो है वो मैच करेगा पेशियों की दुर्बलता, अंगघात की आशंका। और सोडियम मैच करेगा निम्न रक्तचाप से, क्योंकि सोडियम के कारण ही निम्न रक्तचाप, भूख की कमी, पेशियों में ऐंठन, थकावट, ये सारा चीज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मैच करने के बाद वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होता है। तो यूकैरियोटिक की अगर बात कर रहा है तो यहाँ जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिका से याद रखिएगा, इसकी जो कोशिका भीति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22+22। देखिए होता क्या है कि नर में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो XY होता है और मादा में XX होता है, और बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है वो पिता के सेक्स क्रोमोजोम से होता है। तो यदि XX जो है यदि XX तो लड़की और यदि XY तो लड़का, इसलिए लड़का अपने पिता से 22+22 गुणसूत्र प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा सरीसृप वर्ग का हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं, जैसे कि मतलब छिपकली, गिरगिट, सांप, घड़ियाल, ये सब की बात कर रहा है। तो ये सब की जो हृदय होती है वो 3 कोष्ठीय होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पे हम बात करते हैं मनुष्य की हृदय की, तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठ को यानी चैम्बर का बना हुआ होता है। अगले भाग में एक दायां अलिंद एवं बायां अलिंद और तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है जब बैरोमीटर का पाठकांक धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो देखिए जब बैरोमीटर का पाठकांक, जो बैरोमीटर की रीडिंग होगी वो धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होने की संभावना है, एकाएक नीचे गिर जाएगा तो आंधी की संभावना है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगा तो दिन साफ रहने की संभावना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि धीरे धीरे नीचे गिरना यानी वर्षा होने की संभावना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो ये जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 में मिलकर बना हुआ एक कार्बनिक पदार्थ है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में आते हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज। डाइसैकेराइड्स की अगर बात करते हैं तब आ जाता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और अगर पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करते हैं तब उसमें आ जाएगा स्टार्च, लाइकोजेन, काइटिन, ये सारा चीज़। यहाँ पूछ रहा है कि मोनोसैकेरोज कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो योगदान है वो है उधार एवं अन्य देयताएं का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2020-21 से याद रखिएगा इसका जो थीम था वो था ईज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। तो गांधीवादी जो योजना था वो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। और इस योजना में कृषि क्षेत्र, लघु क्षेत्र एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो ये है NAFED। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NAFED, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व है, केंद्रीकृत नियोजन ये भी है, आर्थिक स्वतंत्रता ये भी है, और मांग और पूर्ति का महत्व ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ई नाम टैग लाइन निम्नलिखित में से कौन से है? देखिए, ई नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ई नाम जो है वो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग किसान मंडी है और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी और सरकार ने अब तक देश में कुल 585 मंडियों को ई नाम के तहत जोड़ दिया है और इसका जो टैगलाइन है वो है उत्तम फसल उत्तम इनाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम फसल उत्तम इनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्रोयोफाइट के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं मोसोफाइट की, तो मोसोफाइट से याद रखिएगा यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की थी? तो इसकी किया गया था डॉक्टर माधव गॉडगिल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर माधव गॉडगिल। और इन्होंने ये कहा था कि संपूर्ण पश्चिमी घाट क्षेत्र को 3 पर्यावरण संवेदनशील भागों में बांट देना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखिए, 1923 में असहयोग आंदोलन के सफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें जो चित्तरंजन दास जो थे वो इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू जो थे वो महासचिव बने। तो यहाँ महासचिव पूछ रहा है तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। देखिए, अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 11 अक्टूबर को है और आप लोगों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की तैयारी अब अंतिम चरण में आ गई होगी। अब ये जो आप लोगों का टाइम है ये टोटली बेस्ड है कि रिवीजन आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आप लोग कीजिए। एक दिन में जितना हो सके 400-500 जितना ऑब्जेक्टिव हो सके लगाइए। जितना ऑब्जेक्टिव का बुक है सब ऑब्जेक्टिव का बुक खत्म कर लीजिए। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, मैं पिछले वीडियो में भी इस बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो क्यों करते हैं? प्रीवियस ईयर पैटर्न को हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन जो फ्रेम करने वाला इंसान है वो किस चीज़ को दिमाग में रखते हुए फ्रेम कर रहा है। आप कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, अगर आप BPSC प्री का क्वेश्चन उठा के देखते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए आप 2019 या 2020 का 64वीं या 65वीं BPSC प्री का क्वेश्चन उठा के देखते हैं, तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें जो क्वेश्चन है वो UPSC मतलब UPSC जो सिविल सर्विसेज की तैयारी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसका पीछे साल का मतलब 7-8 साल पीछे चले जाइए, मतलब 2011-2012 का जो क्वेश्चन है 13 का वो सब रिपीट किया हुआ आपको मिलेगा। पिछले बार अगर हम बात करते हैं दरोगा मेंस के एग्ज़ाम की, जो पिछले बार अभी जस्ट जो आप लोगों के सीनियर जिनका अभी ट्रेनिंग ही शायद चल रहा होगा, तो अगर उनकी बात करते हैं तो उनके दरोगा मेंस भी आप देखिएगा BPSC प्री का क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, कम से भी हमको लगता है कि 20+ जो होगा वो एज इट इज क्वेश्चन था। BPSC प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ 20+ जो क्वेश्चन था वो एज इट इज था, मतलब BPSC प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ। इसीलिए हम आप लोगों को बोले थे कि एक घटना चक्र की बुक आती है, अभी रिसेंटली घटना चक्र पब्लिकेशन ने उसे लॉन्च किया है। इससे पहले जो घटना चक्र का बुक आता था वो अलग अलग सब्जेक्ट का आता था, मतलब पॉलिटी अलग, हिस्ट्री अलग, ऐसे कर करके अलग आता था। तो अलग अलग तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अब आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन एक घटना चक्र की बुक आती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ BPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। वो ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आपको ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट से 150-200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैक्सिमम। जैसे पॉलिटी से आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएगा, ज्योग्राफी से 150-200 क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे जो बस सिर्फ BPSC से पूछा हुआ क्वेश्चन है टिल नाउ पिछले साल तक का, वो बुक आप लोगों के पास है तो उस बुक को कीजिए। आप लोग एकदम मैं कंफर्म कहता हूँ, आप लोग फिर पेपर दे के आइएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि उस बुक करने से आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है।
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है। तो देखिए होता क्या है गंगा के मैदानी भागों में कि लगभग वहाँ क्या है कि हर साल बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ के कारण क्या है कि नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है और जलोढ़ मृदा जो कि उर्वरकता बनाई रखती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा 2014 से लेकर 2024 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है। तो देखिए 2014 से 2024 पूछ रहा है तो ये मनाया जा रहा है निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जैव विविधता दशक की अगर बात करता है तो ये मनाया गया था 2011 से लेकर 2020 तक, और मरुस्थल दशक मनाया गया था 2010 से लेकर 2020 तक। इससे एक चीज़ और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र वर्ष को भी घोषित करता है कि ये वर्ष इस तरह से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ 2020 को घोषित किया गया है पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2021 को घोषित किया गया है शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2022 को घोषित किया गया है मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए उत्तर बिहार की अगर जलवायु की बात करते हैं तो उत्तर बिहार की जलवायु किया जाता है CWG, और दक्षिण बिहार की जो जलवायु है वो AW। तो यहाँ दक्षिण बिहार का पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य अवरोही क्रम में है। देखिए मैं आप लोगों को पहले के भी वीडियो में कहा हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ कि जो भारत वन रिपोर्ट 2019 आया है इसको बड़े अच्छे से करके जाइएगा। इससे मोस्ट प्रॉब्ली है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन रिपोर्ट से क्वेश्चन देखिए पहले तो ये पूछा जा सकता है कि अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य पूछ रहा है। तो वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य है वो सबसे पहले नंबर पर है मिजोरम, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर मेघालय। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन क्षेत्र में वृद्धि होने वाला शीर्ष राज्य कौन है। तो वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य जो हैं वो पहले नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है केरल। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश और फिर है छत्तीसगढ़। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। अगर हम बात करते हैं एस्किमो कनाडा ये सुमेलित है, ओरान जापान ये सुमेलित नहीं है, ओरान होना चाहिए अंडमान निकोबार, लैप्स भारत सुमेलित नहीं है क्योंकि लैप्स होना चाहिए यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र, और गोल्ड अफ्रीका नहीं, ये भारत होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 2020 का जो विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का जो थीम था वो था एवरी एक्शन काउंट्स ऑल लाइव्स मैटर। जून से अगर इंपॉर्टेंट कुछ और डेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है इंपीरियल पैलेस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो इंपीरियल पैलेस जापान टोक्यो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान से याद रखिएगा यहाँ की करेंसी है येन, यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ के संसद को कहा जाता है डायट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो देखिए यही सुमेलित नहीं है क्योंकि डाउन्स जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं ODF तो ओपन डिफेक्शन फॉर्म, ये भी गलत है क्योंकि ओपन डिफेक्शन फ्री होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं IFC की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यहाँ सोर्स कोड दिया हुआ है, ये सिस्टम कोड होना चाहिए। तो ये दोनों गलत है। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सही है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैब ये भी सही है। तो पहला और दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा कथन है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, ये बिल्कुल सही है। ये मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा।
इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ये गलत है, क्योंकि जहां भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं वो स्थान इंदिरा पॉइंट नहीं है, वो स्थान है कन्याकुमारी। क्लियर है। इंदिरा पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अभी हम लोग यहाँ देखें ना कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, अगर हम लोग मुख्य भूमि हटा देंगे तब दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो देखिए 3 तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो है त्रिपुरा जो है वो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा से एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तब हो जाएगा तेलंगाना राज्य का हैदराबाद हवाई अड्डा, जो कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर सबसे बिजी एयरपोर्ट, व्यस्तम हवाई अड्डा पूछेगा तब हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। अगर हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा की तो ये मुंबई में है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कलकत्ता में तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है मलाक्का जनसंधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो देखिए मलाक्का जो जनसंधि है वो मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है और यह अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर में जाने का प्रमुख मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कॉर्ट-जेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कॉर्ट-जेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो जैव सुरक्षा से है और इसे वर्ष 2000 में मॉन्ट्रियल कनाडा में अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो 10 अगस्त 1948 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है डिब्रू सखोया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो डिब्रू सखोया, मानस ये सब किसमें, असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा दिबांग, मेघालय से याद रखिएगा नोकरेक, सिक्किम से याद रखिएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है बांध और सूची नदियां मिलाया हुआ है। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी के साथ मैच करेगा, गांधी सागर चंबल नदी के साथ, उकाई परियोजना तापी नदी के साथ और तबा नदी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। तो देखिए चावल में जो विटामिन ए की कमी थी उसी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल का निर्माण किया और उसी को हम लोग गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। तो ये विटामिन ए से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन को हम लोग आने वाले टाइम में फ्यूचर ईंधन के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पूछ रहा है उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, तब आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो खंबात की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। तो स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर जो है वो है आगरा, दिल्ली और जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है एक साइड एल्युमिनियम कंपनी दी हुई है और दूसरे साइड उसके अवस्थिति दिए हुए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बाल्को की तो ये मिलेगा कोरबा छत्तीसगढ़ के साथ। अगर हिंडाल्को की अगर बात करते हैं तो ये रेनुएट के साथ मैच करेगा, रेनुकोट के साथ। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की अगर बात करते हैं तो ये हीराकुंड के साथ मैच करेगा और नाल्को की अगर बात करते हैं तो ये कोरापुट के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है वो राजमार्गों के विकास से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमार्गों के विकास से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये भारतीय रेलवे का एक प्रोजेक्ट है जो कि बना रहा है रामेश्वरम में, और ये रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 25 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग पद की बात करते हैं तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से और भी चीज़ें याद रखिएगा, जैसे मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से याद रखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का निर्माण, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये सब कुछ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा से याद रखिएगा संघात्मक विशेषताएं, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये सब कुछ कनाडा से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड के संविधान से याद रखिएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में जो मनोनयन है, ये दोनों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति से याद रखिएगा इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के जो 30 सदस्य होंगे वो लोकसभा से होंगे। अगर हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की, तो इसमें 22 सदस्य होंगे, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करते हैं तो इसमें भी 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की आवश्यकता से संबंध है। तो दल रहित लोकतंत्र की आवश्यकता से हम लोग जानते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेपी आंदोलन आप लोगों को याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए मैं पूरा बोलता हूँ, स्टार्टिंग से ये चारों याद रखिएगा। 21वां जो संविधान संशोधन था 1967 में हुआ था, उसमें सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, कुल भाषा हो गए अब 18। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया और अभी कुल हैं 22। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92वें संविधान संशोधन। अगर हम बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन का, तो ये हुआ था 2003 में, और इसके तहत ये कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या वो 15% से अधिक नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं 93वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ है 2006 में, और इसके तहत ये था कि शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगर हम बात करते हैं 57वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ था 2011 में, और इसके तहत सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है भारतीय संविधान में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अनुच्छेद 108 का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से और याद रखिएगा समवर्ती सूची का प्रावधान और प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है। समान नागरिक संहिता है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए नीति निदेशक की अगर बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आयरलैंड भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51। लेकिन अगर हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता की, तो जो धर्म की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 25 में, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
सी कह रहा है 1, 2 और 4। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निजहताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्यपाल द्वारा लिया जाता है चुनाव आयोग की सलाह पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बंकर शब्द का जो संबंध है वो गोल्फ से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से। अगर हम बात करते हैं गोल्फ की तो गोल्फ से याद रखिएगा आधुनिक गोल्फ का जो खेल है वो सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। और गोल्फ से कुछ और शब्दावली याद रखिएगा जैसे कि बोगी, लिम्स, आयरन, कोर्स, पोर्ट्स, ये सब का संबंध जो है वो गोल्फ से है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अब आप लोगों से एक चीज़ और गुजारिश है, अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, आप लोग अपना पूरा 100% बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। सारे काम 11 तारीख तक छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने 11 तारीख को टारगेट करके पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।